जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा जो कि न्यू वैकेंसी आई हुई थी 1799 पदों पर। तो दोस्तों हमने इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा जो 3rd एडिशन का बुक पब्लिश किया गया था तो उस बुक का हमने रिवीजन स्टार्ट किया है, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेट नंबर 2 के प्रश्न संख्या 51 से 100 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। इसके अलावा मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स का मंथली जो है हमने वीडियो स्टार्ट किया है, जो कि दोस्तों अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मंथली करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं। और जो मैंने करंट अफेयर्स करवाए हैं वो आपके स्पीडी बुक जो कि दोस्तों वार्षिकांक 2025 आता है, उसी बुक को हमने स्टार्ट किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 51 से, जो कि दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 51 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेत। खेत जो है ये दोस्तों कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आगे दिया गया है कि वर्ष 1935 में ब्रिटिश परिस्थितिकीविद ऑर्थर टेंसले ने परिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। यानी कि ये जो परिस्थितिकी शब्द है ये दोस्तों ब्रिटिश के परिस्थितिकीविद थे जिनका नाम था ऑर्थर टेंसले, इन्होंने ही ये शब्द को दिया था। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 52 को देखेंगे, जो कि दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 52 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बता दूं कि ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस बंदरगाह का जो नया नाम है वो आपका है चिदंबरनार पोर्ट है। क्या नाम है? BO चिदंबरनार पोर्ट। यहाँ मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। भारत के प्रमुख बंदरगाह और अवस्थित आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट VVI है आपका। पहला आपका है कांडला पोर्ट, नया नाम इसका है दीनदयाल उपाध्याय, ये दोस्तों कच्छ के खाड़ी गुजरात में है। अगला आपका है कोलकाता बंदरगाह, जो कि इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये दोस्तों आपका है हुगली नदी तट पे है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला आपका है कोचीन बंदरगाह, ये आप सभी को पता होगा, ये वेम्बनाड कयाल मुहाने पर केरल में है। अगला आपका है न्यू मंगलौर बंदरगाह, ये दोस्तों मंगलूर कर्नाटक में है। इसके बाद आपका है मुंबई बंदरगाह, जिसका नाम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला आपका है जवाहरलाल नेहरू या नवाहा सोवा बंदरगाह, ये दोस्तों पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है पारादीप बंदरगाह, ये दोस्तों आपका उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। इसके बाद दोस्तों अगला आपका है मोरमुगांव बंदरगाह, जो कि दोस्तों ये जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में है। इसके बाद चेन्नई बंदरगाह आप सभी को पता होगा तमिलनाडु में है। इसके बाद एन्नौर बंदरगाह, ये दोस्तों तमिलनाडु में है। अगला आपका है विशाखापट्टनम बंदरगाह, सबसे गहरा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 53 दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो आप सभी को पता होगा 3 मई। कब की गई थी? 3 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव HB कामत को चुना गया था। यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे और महासचिव दोस्तों HB कामत थे। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 54 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? उत्प्रेरक
क्या कार्य है। तो दोस्तों उत्प्रेरक का मतलब बोला गया है कि क्या कार्य होता है। तो उत्प्रेरक दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके दर को बढ़ाता है और कम करता है, यानी कि बढ़ाता और घटाता है कौन, उत्प्रेरक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया की दर को घटा देना, यानी कि दर को बढ़ाना और घटाना दोस्तों उत्प्रेरक का काम होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को बढ़ाता है वह धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है, और वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को घटाता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 55 दिया गया है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा साइमन कमीशन का विरोध होने का जो मुख्य कारण था उसमें यह कारण था कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत के उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्केनहेड द्वारा की गई थी। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे। इस 7 सदस्यों में एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारतीय द्वारा जो है श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। ये सब जो है आपके जो है साइमन कमीशन का विरोध नहीं किए थे। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 56 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, 1946 में नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था। तो 1946 में नौ सैनिक विद्रोह हुआ था और उस युद्ध का जो नायक था वो दोस्तों उसका नाम था MS खां। क्या नाम था, MS खां, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 57 दिया गया है, धात्विक खनिज का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है। आप सभी को पता होगा सोना, चांदी और लोहा, ये दोस्तों धात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों जो है आपका प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या जो है आपका 58 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बता दूं कि बेलाडीला जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि भारत में लौह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हैं, एक आपका हेमेटाइट है और दूसरा आपका मैग्नेटाइट है। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 59 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहगनी और रोजवुड। दोस्तों बता दूं कि मोहगनी और रोजवुड जो है ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में। तो यह वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिकता उत्पाद भी सर्वाधिक होती है। सिनकोना, मोहगनी, रोजवुड, ऑर्किड, फर्न, आबनूस, बांस तथा ताड़ आदि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण हैं। अगला आपका है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। तो इन वनस्पतियों का विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रमुख वनस्पति साल है, सागवान है, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ आदि। बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी आदि सूक्त
कटीली वनस्पति के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो नौका दौड़ जो है एक किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला दोस्तों जो है आपका प्रश्न संख्या जो है 61 दिया गया है, नौरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों बता दूं कि नौरोरा विद्युत संयंत्र जो है ये दोस्तों जो है आपके कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नौरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये परमाणु रिएक्टर के दो प्रकार होते हैं, पहला अनुसंधान रिएक्टर और दूसरा होता है ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टोरबो मुंबई द्वारा किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया था। भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है। इसके अलावा दोस्तों आपके नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में, कुंडकुलम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में है, कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में है, काकरापाड़ा नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है और कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में है। और नौरोरा आप सभी को पता होगा जो कि अभी प्रश्न दिया गया था, उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 62 दिया गया है, अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ अवस्थित है। तो ये दोस्तों अवस्थित है बोधगया में। कहाँ अवस्थित है, बोधगया में। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष का एक टक देखते हुए बिताया था। अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में से एक है। बौद्ध धर्म की स्थापना दोस्तों किसने किया था, तो महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हर साई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है और विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 63 दिया गया, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में। दोस्तों बता दो कि भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की गई थी। 1904 ईस्वी में भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया। भारत ने सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1911 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में की गई। आगे बढ़ेंगे और हम 64 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका प्रश्न संख्या जो है 64 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, गारो खासी और जयंतिया एक भाग है। तो दोस्तों जो गारो खासी और जयंतिया जो है ये दोस्तों किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या 55 दिया गया, गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया। तो प्रोग्राम का नाम था इंटरनेट साथी। क्या नाम था, इंटरनेट साथी। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या जो है 66 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न आपका है कि किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितनी चक्कर लगा लेती है। तो 48 घंटे में दोस्तों कितनी चक्कर लगाएगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 12 घंटा में सुबह शाम होता है, तो 48 घंटे में हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 बार में तो कितना चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 67 दिया गया, श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8वां है। यानी कि इधर से भी 8वां है और इधर से भी 8वां है। यानी कि एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहे हैं, 8 8, तो कितना हो जाएगा टोटल 16, और 16 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 68 दिया गया, किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। तो 100 का सामान है कोई, 7% जो है हानि होता है, तो बेचा कितना में जा रहा होगा, 97 में। कितना में आपका बेचा जा रहा होगा, 93 में। कितना में बेचा जा रहा होगा, 93 में। तो 100 में से 7 घटाएंगे तो 93। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि 930 रुपये में बेचने पर, यानी कि 93 का वैल्यू दिया गया 930। आपसे पूछा है वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है, 100% का मान पूछा है। 93 से काटेंगे इसको 10 बार में, 10 गुने 100, 1000। कितना, 1000, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है घनाभ। दोस्तों घनाभ अगर आप देखेंगे
तो घनाभ कैसे बना हुआ है, तो घनाभ का संबंध आयत से है। किससे है, आयत से है। आप देख पा रहे होंगे। तो घन का संबंध किससे हो जाएगा, तो घन दोस्तों किससे बनता है, वर्ग से बनता है। किससे बनता है, वर्ग से। तो वर्ग देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 70 दिया गया है। 729 का पावर 1/3 है और इतना का पावर 1/3 है। तो 729 दोस्तों किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो 9 का क्यूब यहाँ कैसे लिखेंगे, तो 9 का क्यूब और बटा में 1/3 का क्यूब। ये दोस्तों किसका क्यूब है, तो अगर आप देखेंगे 15,625, ये दोस्तों 25 का क्यूब है। किसका है, 25 का क्यूब है। तो इसका क्यूब कीजिए, फिर इसके ऊपर 1/3 का क्यूब कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे गुना कीजिए, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 से ही 3 खत्म हो जाएगा। 25 के पहाड़ा 9 बार पढ़ दीजिए, 25 9 225 होता है। 225 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या जो है 71 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 जो दिया गया है, दस्ताने हाथ से संबंध है तो मोजे किससे संबंध होगा। तो आप ऐसे सोचिए कि दस्तानों को हाथ में पहनते हैं, तो मोजे को दोस्तों कहाँ पहनेंगे हम, तो पैर में पहनेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 72 दिया गया है कि एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। एक बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे है और दोस्तों राम कहता है, क्या कहता है राम, कि उसका पुत्र, यानी कि इसका पुत्र कोई होगा जो कि यहाँ पे दिया गया खाली। फिर बोला है पुत्र का चाचा है, बोला है उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि राम का पुत्र का चाचा है। तो दोस्तों उस बूढ़ा के साथ जो है क्या पूछा गया है, पूछा गया कि उस बूढ़े व्यक्ति राम से क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 73 दिया गया, निम्नलिखित विद्रोहों का क्रम में सजाइए। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जो कि ये दोस्तों हुआ था 1918 में। कब हुआ था, 1918 में। इसके बाद दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। इसके बाद दोस्तों हुआ था खेड़ा आंदोलन 1918 में। कब, 1918 में। तो 2 डेट आपके सेम आ गए, लेकिन दोस्तों ये जो हुआ था ये दोस्तों फरवरी और मार्च मंथ में हुआ था। और ये दोस्तों देखेंगे 1918, तो ये भी दोस्तों मार्च, कब, मार्च और जून में हुआ था। तो अब देखिए कौन सा क्रम में हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले 2 हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, 2 चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद 1 हो जाएगा, ये आपका फरवरी मार्च है। इसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या 74 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 दिया गया, कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10% का वार्षिक साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटा में 100। क्या होता है, पीआरटी बटा में 100। आपका साधारण ब्याज दे दिया गया है 120, पी हमको निकालना है, टी आर दिया गया 6 और इसके बाद टी दिया गया 10 और 100। आप सॉल्व कर लीजिए, 10 से 10 कटेगा, 6 से काटेंगे 2 बार में। कितना बार में, 2 बार में। 100 गुने 2 क्या हो जाएगा, 200। प्रिंसिपल आपका निकल कर आ गया कितना, 200, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 75 दिया गया है। प्रश्न संख्या 75 दिया गया है कि 5/11 और 11/5 का योग है। अब दोस्तों इसका योग निकालना है। अब 11 5 कैल्शियम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 55। 11 के टेबल में आता है 5 बार में 50 25 हो जाएगा। 5 के टेबल में 55 11 बार में, 11 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे 121। 121 और 25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 146 बटा में 55, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 76 दिया गया, किसी संख्या का 63% 315 है, वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या का, तो हम मान लेते हैं संख्या 1 63% 63 बटा में 100 और ये दिया गया है कितना, 315। अब काटिए इसको, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। कितना बार में, 5 बार में। और 5 ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 100 गुने 5 कितना हो जाएगा, 500, यानी कि वह संख्या कितना है, 500। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 77 दिया गया है, सबीर ने 132 रुपये एक खिलौना खरीद कर 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। बोला गया कि सबीर ने इतने रुपए में एक खिलौना खरीदा है। खरीदा है मतलब सीपी दिया गया है, सीपी हमेशा 100% होता है। 100% का मान आपके पास दिया गया है 132। कितना दिया गया, 132। आज से पूछा गया 15% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि बेचा कितना में होगा, 115% पे। यही दोस्तों आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 132 गुने 115 कितना, 132 गुने 115 और बटा में 100। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 23 बार में। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 23 दूना 46 का 46 का 6 हासिल 4 और 23 तिया हो जाएगा 69। 23 तिया हो जाएगा 69। 69 और 4 कितना हो जाएगा, 69 और 4 73। 73 और कैरी हो गया 7
और 23 और 7 कितना हो गया 30, और इसको भाग करना है 20 से। तो 2 से पहले इसको काटेंगे एक बार में, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1, 8 इतना हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया 10, यानी कि अब भाग करेंगे तो पॉइंट कहाँ बैठेगा यहाँ, यानी कि 151.8, जो कि कौन सा ऑप्शन में देखिए, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, 151.80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 78 दिया गया है कि एक जीप जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जाती है तो जीप की गति क्या होनी चाहिए। बोला गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में दूरी कवर करता है, यानी कि हम डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 6 48 480 किलोमीटर हो जाएगा, और इसी दूरी को दोस्तों 5 घंटे में कवर करना है। तो हमारा स्पीड कितना होना चाहिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, नहीं 5 9 45, 9 बार में लगेगा, कितना बार में 5 9 45, और यहाँ पे 3 बचेगा, 5 6 30, यानी कि दोस्तों स्पीड कितना होना चाहिए 96 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मैथ बहुत ही सिंपल प्रश्न दिया गया है। अगला पूछा गया कि दो संख्याओं का योग जो है 9/10 है, यदि उनमें से एक संख्या जो है इतना है तो दूसरी संख्या क्या है। तो हमने मान लिया कि एक जो है भिन्न आपका है x/y है, और एक संख्या कितना है 9/10। अब दोस्तों ये दोनों को हम जब जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 8/9। तो हमसे पूछा गया है कि दूसरी भिन्न क्या है, यानी कि x/y का मान आपसे पूछा गया है। इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा 9/10। और इधर दोस्तों हमारा क्या बचा, इसे दोस्तों मिटा लेते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ बराबर कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, 9 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 90, 9 के पहाड़ा में 90, 10 बार में 10 8 80 माइनस 10 के टेबल में आएगा 9 बार में, और 9 9 कितना हो जाएगा 9 9 9 81। तो दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस का 1/90, माइनस का 1/90 दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ देखते हैं एक बार, लगता है कहीं फिर से इसको थोड़ा सा देखते हैं। सिंपल प्रश्न है। पहले दोस्तों हम मान लेते हैं कि भिन्न हमारे पास कितना है x/y है का योग है, तो हम लिखेंगे 9/10 और प्लस का भिन्न x/y, और ये दो जोड़ने के बाद दोस्तों 8/9 है। सॉरी यहाँ पे दोस्तों हम गलत जो है पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार देखते हैं। बोला गया है कि दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है, योग दे दिया है 9/10, और उनमें से एक भिन्न 8/9 है। तो दूसरा भिन्न, तो पहले दूसरा भिन्न को हम मान लेते हैं x/y, और जोड़ रहे हैं कितना 8/9, हम गलत कर रहे थे 9/10 को जोड़ रहे थे। अब ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 9/10 प्राप्त हो रहा है, और दूसरा भिन्न निकालना है, यानी कि x/y का मान निकालना है। इधर प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी कि 9/10 माइनस का 8/9, सेम वही चीज़ आ गया। 10 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 90, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 81 माइनस 9 से करेंगे एक बार में, 9 से करेंगे 10 बार में, तो 8 10 से 80। अब 81 में से 80 घटाएंगे तो 1, और नीचे हो जाएगा 90, 1/90। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 80 दिया गया है। बोला गया है कि 42 वृक्ष वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम और शेष आम के हैं, तो आम के पेड़ों की संख्या क्या होगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ से, तो 42 में से 3/7 नीम है, तो 7 से इसको काटेंगे तो 6 बार में, यानी कि 18 जो है आपके नीम है, बाकी जो बचे वो आम है। 18 घटा लीजिए, 42 में से 18 घटाएंगे तो 4, और यहाँ हो जाएगा 3, 3 में से गया तो 24, 24 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 81 नंबर प्रश्न दिया गया, 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकते हैं, यदि पेंटिंग के काम 4 दिन में समाप्त करने हो तो कितने आदमी और लगाने होंगे। तो दोस्तों M1D1 पर निकाल दीजिए। तो एम मतलब कितना, 10 आदमी हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। अब दोस्तों आदमी हमको निकालना है, एक्स निकालना है, मान लेते हैं 4 दिन में करते हैं। सॉल्व कर लीजिए, 10 8 80, 80 को आप भाग कर दीजिए 4 से, तो 20 आदमी। 20 आदमी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 82 दिया गया है। पिता और पुत्र का उम्र का अनुपात 4:1 है, उसके उम्र का गुणनफल 196 है, 5 साल बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि पिता का यहाँ दिया गया फादर, यहाँ पे सन, मान लेते हैं दोस्तों हम कि दोनों तरफ x से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x पिता का, और पुत्र का हो जाएगा x। अब दोस्तों ये दोनों का गुणनफल दिया गया है, यानी कि 4x गुने x का गुणनफल आपके क्वेश्चन में दिया गया 196, यानी कि इसके बराबर लिखेंगे 196। अब आपसे पूछा गया है पिता और पुत्र का हम उम्र निकाल लेते हैं, गुना करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 4x²
और इधर हो जाएगा आपका 196। 4 से इसको काटेंगे, 6 चौका 16, 3 बचेगा, 4 9 36, x स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √49, यानी कि x का मान कितना आ गया, 7। अब दोस्तों निकाल लीजिए फादर का उम्र कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 वर्ष अभी के समय में, और पुत्र का कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। अब बोला गया 5 साल बाद, तो 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, तो 28 5 कितना होता है, 33, और 7 5 हो जाएगा 12। अब दोस्तों आपसे अनुपात पूछा गया था, 33 और 12 कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 3 से इसको काटिए 11, 11:4, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों अगले प्रश्न संख्या जो है हम 83 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 83 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो आप दोस्तों डिवाइड करके निकाल लीजिए पहला ऑप्शन, नहीं तो दोस्तों आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। 5 बटा में लिखा हुआ है 14, फिर लिखा हुआ है 25 बटा में 66, फिर लिखा हुआ है आपका 29 बटा में 77, और फिर लिखा हुआ है 8 बटा में 21। आपको बताना है बड़ा, क्या बताना है, बड़ा। अब दोस्तों यहाँ से गुना कीजिए, 66 का टेबल 5 बार पढ़िए, और यहाँ 25 का टेबल 14 बार पढ़िए। तो अगर 66 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 330, इसको गुना करिए तो 25 चौका 100 का 0 हासिल हो जाएगा 10, और 25 का टेबल 25 एक बार 25, और 10 कितना हो जाएगा, 35। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा दोस्तों 350 है, तो इसको हटाइए, अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब ये दोनों में देखिए, इसको देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे दोस्तों कितना था, दूसरा में जो था आपका 25 था, कितना था 25, यहाँ पे दोस्तों मिट गया, यहाँ पे था 25 बटा 66। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अब दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब यहाँ पे निकालते हैं और फिर इसका निकालते हैं। अब दोनों में से कोई एगो हटता तो एगो काट देते हैं, फिर दोस्तों ये दोनों में देखते हैं, ऐसे ही करके निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। नहीं तो दोस्तों आप डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करके निकाला हुआ है, तो अगर आप निकालेंगे डिवाइड करके तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल प्रश्न है, आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम प्रश्न संख्या जो है 84 को देखेंगे। बोला गया है कि यदि STREAMLINE को दूसरे, क्या है आपके दूसरे, यहाँ पे मिटा देते हैं एक बार, कौन कौन से वर्ड को दिया गया है यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं। बोला है दूसरे, तो दूसरे पे आपका टी है, इसके बाद पाँचवें पे ए है, इसके बाद छठे 1 2 3 4 5 6 छठे पे एम है, और 10वें पे ई है। अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द की तीसरा अक्षर क्या होगा। तो हमारे पास वर्ड एक टी है, इसके बाद ए है, इसके बाद एम है, और इसके बाद ई है। तो क्या क्या हम बना सकते हैं इससे, तो एक तो हम मेट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, मेट। और क्या बना सकते हैं, एक बना सकते हैं MEAT, क्या बनाते हैं, MEAT बना सकते हैं। एक बना सकते हैं टीम, TEAM। तो आपसे पूछा है कि तीसरा अक्षर क्या होगा। तीसरा अक्षर देखिए, टी इसमें है, इसमें ए है, इसमें ए है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो ए और टी आ रहा है, यानी कि टी और ए आ रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 85 दिया गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोवेल को QIEQ लिखा जाता है तो उसी भाषा को YLJKS अक्षर समूह में किसके बोला गया, किसके लिए लिखा गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है NOBEL, इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है QI और E और Q और O लिखा गया है। अब देखिए N यहाँ से 1 प्लस हुआ है, फिर देखेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। वैसे ही दोस्तों बढ़ते गया है, वैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे तो Y से दोस्तों हो जाएगा क्या, Z। अब Z हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Y से हो जाएगा आपका, यहाँ दोस्तों है Y, तो Y का दोस्तों क्या हो जाएगा, Y से Z। N से 1 बढ़ा है तो O हो गया। तो उसी तरीके से दोस्तों Z देखेंगे तो ऑप्शन में है नहीं, तो दोस्तों क्या होगा, तो इधर से अगर आप देखेंगे तो ये नीचे वाला साइड दे दिया, इधर वाला साइड दे दिया गया है। तो इससे अगर आप कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आर स्टार्टिंग में, इसमें नहीं है गलत, इसमें नहीं है गलत, इसमें नहीं है गलत, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या कर दिया है ना कि ये आपका नीचे वाला दिया, इस वाले को दे दिया गया है और ऊपर वाला पूछा गया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से ओ है तो इससे एक कम एन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एस है, एस का एक कम करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा यहाँ। तो आर देखिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना आना चाहिए,
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पे बताना है। इसका डबल हो गया, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल। 80 का डबल कितना, 160, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या जो है हम 87 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 87 दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण कर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले खेत का हम जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद दोस्तों हम बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद दोस्तों हम उसको क्या करेंगे, तो इसके बाद जो है हम जो है इसमें सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, तो निराई करेंगे। फिर दोस्तों लास्ट में कटाई करेंगे। 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 88 नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। मान लेते हैं इसका मुख इस साइड है, उत्तर की ओर है, और दोस्तों यह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब कि इधर साइड में जो है 205 की जो है डिग्री घूमता है, जो कि यहाँ पे घुमा हुआ है। फिर बोल रहा है कि उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त में घूमता है। अब एक्स का मुख किस दिशा में है, अब इधर 205 घुमा और फिर दोस्तों इधर घुमा हुआ है, तो ये डायरेक्शन किस दिशा में है, ये वाला डायरेक्शन। तो इधर देखेंगे तो इधर आपका क्या है, उत्तर है, और इधर आपका क्या है, पूर्व है। तो उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 89 नंबर प्रश्न है, ए बेटी है एच की जिसकी पति एक्स है। क्या बोला गया है कि ए, क्या बोला है, ए बेटी है किसका, एच का है। तो यहाँ पे हम एच लिख लेते हैं, ये बेटी है तो ये नीचे जो है जनरेशन में जाएगी, ए माइनस हो जाएगा। फिर बोला गया है कि एक्स पति है किसका, एच का। एच जो है, एच का पति है कौन, एक्स, तो ये प्लस ये माइनस। अब आपसे बोला गया है कि एम ए का क्या संबंध है, तो आपसे बोला गया कि एम विवाहित है। क्या बोला गया कि ए बेटी है एच की जिसकी पति एक्स है, एक्स की केवल एक ही संतान है, एक्स के क्या है, एक ही संतान है, और एम विवाहित है ए से। एम जो है विवाहित है किससे, एम से। जब ये माइनस है तो विवाहित है तो ये प्लस होगा। तो आपसे बोला गया कि एम ए का संबंध किससे है, एम ए का संबंध किससे हो जाएगा, इसका संबंध क्या हो जाएगा, या तो ये पति होगा या तो पत्नी होगा। तो देखेंगे दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका बोला गया है कि ए से एम का क्या संबंध है, तो पत्नी का संबंध है, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन, पति का संबंध है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोला गया है कि एम का संबंध जो है इस ए के साथ क्या है, तो ए को क्या लगेगा, एम जो है ए को क्या लगेगा, तो पति लगेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 90 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है, दूसरा चंद्र अभय से लंबा है, तीसरा ईश्वर चंद्र से लंबा है, ओम धीरज से लंबा है। यदि इन सब को उसकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाता है तो मध्य में कौन बैठेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है आपका, अभय भास्कर से लंबा है। मान लेते हैं कि भास्कर यहाँ है, क्या है, भास्कर यहाँ है, तो भास्कर से लंबा कौन है, अभय, तो अभय यहाँ पर रख लेते हैं। फिर बोला गया है कि चंद्र अभय से लंबा है, जो चंद्र है अभय से लंबा है। जब अभय से लंबा है तो सबसे अभी लंबा में कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा चंद्र। क्या हो जाएगा, चंद्र। इसके बाद बोला जा रहा है कि ईश्वर चंद्र से लंबा है, ईश्वर जो है चंद्र से भी लंबा है, तो अभी ईश्वर यहाँ पे आ जाएगा। और धीरज सबसे लंबा है, तो धीरज यहाँ पे आ जाएगा। इन सबको उनकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाता है। तो मध्य में कौन है, मध्य में देखिए कौन आ रहा है, मध्य में दोस्तों आपका चंद्र आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 91 दिया गया है। अगला आपका प्रश्न संख्या 91 है। अब 91 नंबर प्रश्न में लॉजिक देखेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 6 दूना का कितना हो जाएगा, 12। अब 12 को दोस्तों पलट के लिख दिया है 21। वैसे ही दोस्तों इस 21 का डबल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 22। 22 को पलट कर लिख दिया है 2 4। उस स्थिति रख के 26 का डबल कितना हो जाएगा, 48। 48 को पलट के लिख दिया है 8 4। वैसे ही दोस्तों सबको डबल करेंगे, तो इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, 7 दूना का 14 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना 4। पलट के इसको लिख दीजिए 2 4 5 4, 24 54। 24 54 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 92 दिया गया। तांबा पुस्तक तार
को आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों तांबा और तार एक साथ होगा, तांबा और तार एक साथ होगा और आपका पुस्तक अलग हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 93 दिया गया है। 93 नंबर में आपको बताना है कि इस साइड हम अगर दर्पण को रखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा। तो इस साइड दोस्तों हमने दर्पण रखा है तो उस साइड ऐसे दिखेगा, यहाँ पे दोस्तों ऐसे बनेगा और इसके बाद ऐसे रहेगा, ऐसे और ऐसे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है ऐसा, एक बार देखते हैं सही बना हुआ है ना। इधर से आपको ऐसे पलटेंगे, हाँ ऐसे ही बनेगा। तो ऐसे देखिए कौन सा ऑप्शन में है, आप देख लीजिए, मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। ये तो तीर वाला ऐसे ही गलत हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी मिल गया, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आप देख पा रहे होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 94 है, ये फिगर कटिंग है। तो फिगर कटिंग अगर आप देखेंगे तो ऐसे मुड़ा हुआ है, पहले ऐसे मुड़ा, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ा है, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ा। जब इसको हम खोलेंगे तो ये वो यहाँ पे बनेगा, फिर इसको ऊपर खोलेंगे तो जस्ट यहाँ पे बनेगा और इसके ऊपर यहाँ बनेगा। अब इसको ऐसे पलटेंगे तो ये वो यहाँ बनेगा, कहाँ पे? यहाँ पे बनेगा। और इसको पलटेंगे, अब यहाँ पे इसको पलटेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे ऐसे बनेगा। अब दोस्तों अब फिर से इसको देखते हैं कैसे कैसे है। जैसे इसको पहले खोलेंगे, ऐसे ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे बनेगा, कहाँ? यहाँ पे बनेगा। अब दोस्तों इसको ऊपर साइड में खोलेंगे, ऊपर साइड में खोलेंगे तो एक यहाँ पे बनेगा और एक ऊपर साइड में यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे? यहाँ पे। अब दोस्तों इसको इधर साइड खोलेंगे तो एक ज़ीरो यहाँ पे बनेगा और दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ से ऐसे ऐसे इसको पलटेंगे तो एक यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है ऐसा देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 95 दिया गया, विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी को पता होगा 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 30 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हेतु 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य हेतु 30 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका दोस्तों प्रश्न संख्या 96 दिया गया है, बृहद ट्रंक मार्ग यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा सड़क परिवहन से संबंधित है और इसका निर्माण शेषा सूरी के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 97 दिया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आज जो है आपका प्रश्न दिया गया है 98 नंबर प्रश्न, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो दोस्तों उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए राइट हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल बी होगा। क्या होगा दोस्तों? तो घटती है। जब अर्धचालक के ताप बढ़ता है तो क्या होता है? तो प्रतिरोध आपका घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि आपका 98 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें आपके 98 ही क्वेश्चन ऐड किए गए थे। तो दोस्तों ये आपके 98 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है वो दोस्तों हम अगले वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगले जो है वीडियो में हम सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।